नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11 आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। घर की याद कविता शुरू करने से पहले कवि भवानी प्रसाद जी के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व के स्वामी श्री भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहने वाले आस्थावादी थे। उन्होंने हिंदी कविता को सरलता और सरसता का गुण प्रदान किया। इनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद में सन 1913 में हुआ। इनके पिता पंडित सीताराम मिश्र शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। मिश्र जी को हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अच्छा अधिकार था। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा होशंगाबाद से और बीए की परीक्षा जबलपुर से उत्तीर्ण की। ये गांधीवादी थे। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव और उसकी झलक भवानी प्रसाद की कविताओं में साफ देखी जा सकती हैं। सन 1942 से 1945 ईस्वी तक भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अत्यधिक योगदान दिया। इन्हें अनेक बार अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा तथा जेल यात्राएं की यातना भी सहन करनी पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने समाज सेवा एवं समाज सुधार का कार्य किया। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विचार, महिलाश्रम जैसी सामाजिक पत्रिकाओं का लंबे अरसे तक संपादन किया। सन 1985 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। सन 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। यहाँ कारावास में उन्होंने घर की याद कविता लिखी। यह कविता कवि की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें उन्होंने घर के प्रति अपने लगाव तथा परिजनों की उभरती स्मृतियों की मार्मिक प्रस्तुति की है। जेल में रहते हुए कवि घर को याद कर व्यथित हो उठता है तो वह कालिदास के मेघदूत की भांति ही सावन को संदेशवाहक बनाकर अपने घर भेजता है कि वह उसके पिता को उसकी कुशलता का संदेश दे दे। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता कारावास में बैठकर लिखी थी। जब सावन के महीने में मूसलाधार बारिश हो रही होती है तो कवि को अपने घर की याद सता रही होती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज बादलों से निरंतर पानी बरस रहा है, लगातार बहुत पानी बरस रहा है। आज यह वर्षा पूरी रात भर से हो रही है। जैसे जैसे वर्षा का पानी गिरता जा रहा है, वैसे वैसे कवि का जो हृदय है, उसके प्राण जो हैं घर की स्मृतियों में, घर की स्मृतियां मतलब घर की याद में गिरती जा रही हैं। इस घनघोर वर्षा के समय में अपना घर कवि की आंखों में तिरने का अर्थ होता है तैरना, अर्थात कहने का मतलब है उसकी आंखों के सामने उसके जो घर की जो छवि है वो उभर कर आ रही है। अर्थात जो घर की स्मृतियां हैं वो उसकी आंखों के सामने आ रही है। वह घर जो अब कवि से बहुत दूर है, जिसमें संपूर्ण खुशियां समाई हुई है, आज वही घर इस वर्षा में रहकर कवि घर को बहुत याद कर रहा है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। इन पंक्तियों में कवि
घर को याद करता है तो उसके परिजनों की जो स्मृति है उसके मस्तिष्क में उभर आती है। कवि कहता है कि उसके घर में 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। और उनकी जो बहन है मायके में पिता के घर खुशियां बांटने आई है, परंतु यहाँ आकर जब उसे अपने छोटे भाई के जेल में होने का समाचार मिला होगा तो वह बहुत दुखी हो गई होगी। और वह कवि के लिए और उस परिवार के लिए जो खुशियों से भरा हुआ था, वो जो घर है, वो जो सुखों से भरा हुआ घर था, मानो वो कैसा बन गया होगा? परिताप का घर। परिताप का अर्थ होता है दुखों से भरा हुआ घर, यानी कि कवि के ना रहने पर वो घर मानो परिताप अर्थात दुखों का घर बन गया होगा। घर में सब जुड़े हैं, सब की कितने कब जुड़े हैं। कवि कहता है कि घर में सब इकट्ठे हुए होंगे, ऐसे अवसर तो बहुत ही कम आते हैं कि जब सारे इकट्ठे हो पाते हैं। 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। कवि कहते हैं कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहन हैं, और भाई जो हैं वो भुजा का अर्थ होता है बाहें। जो भाई क्या हैं? वो बाहें हैं, और बहनें क्या हैं? बहनें उन बाहों पर बंधे जाने वाला प्यार है। ये एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी है कि कवि के कितने भाई और कितनी बहनें हैं। कवि के आप बताएंगे, कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं। और भाई किसका प्रतीक है? भाई भुजाओं का प्रतीक है, और बहन उनमें बंधे जाने वाले प्रेम का प्रतीक है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब यहाँ कवि अपनी माँ को के बारे में बता रहा है कि उसकी माँ बिन पढ़ी का मतलब होता है वो अनपढ़ थी, कि भाई मेरी माता जो थी वो अनपढ़ थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। ऐसा लगता है कि उसके जीवन में मानो दुख ही दुख है, उसके जीवन में मानो दुखों ने अपना घर कर लिया है। अपनी माँ को याद करते हुए कवि कह उठता है कि उसकी गोद में सिर रखकर उसे कभी भी दुखों का कोई आभास ही नहीं होता था। कहने का भाव यह है, माँ की शांति देने वाली और आनंद प्रदायिनी गोद में कवि को सुख का अनुभव होता था। उसे कभी दुखों के बारे में पता ही नहीं चलता था। कवि का मानना है कि माँ की जो प्रेम की धारा है वो इतनी विस्तृत है, इतनी फैली हुई है कि वो उसका अनुभव मैं कहाँ तक महसूस करूँ, वो मैं कारावास में भी बैठकर भी मैं उस स्नेह अनुभूति को महसूस कर रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता। मेरी माता, जैसे आपको पहले भी बताया कि उनकी माता अनपढ़ है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, कि जो वो अपने मन के भाव, अपने जो भाव अपने बच्चे के प्रति थे उनके, वो लिख कर उसे पत्र के माध्यम से अपने बच्चे को दे पाती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। इन पंक्तियों में कवि अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि जो मेरे पिता हैं उनमें युवाओं जैसा उत्साह भरा हुआ है। एक क्षण के लिए भी कभी उनके चेहरे पर बुढ़ापा अनुभव नहीं होता। युवाओं जैसी शक्ति उनके अंदर विद्यमान है। उनकी शक्ति और स्फूर्ति में अभी भी कोई कमी नहीं है। वे बलशाली होने के कारण अभी भी खूब दौड़ लगा सकते हैं, और वो अभी भी युवाओं की तरह खिलखिलाकर हंस सकते हैं। कवि कहते हैं कि उनके पिता निडरता की साक्षात जो है क्या है, प्रतिमा है।
वो क्या है, मौत के आगे ना हिचके। हिचके का अर्थ होता है डरना। यदि सामने उनके मौत भी आ जाए तो वो मौत से भी भयभीत नहीं होते। शेर के आगे ना बिचके। यदि कोई शेर भी सामने आ जाता है तो वो शेर से भी नहीं बिचकते। बिचकते का अर्थ होता है डरना, तो वो शेर से भी नहीं डरते। बोल में बादल गरजता, उनके बोल में बादलों की गरज के समान गंभीरता है। काम में झंझा लरजता, झंझा का अर्थ होता है तूफान। मानो वो काम इतनी गतिशीलता से करते हैं जैसे तूफान की तरह हो। उनकी काम में इतनी गतिशीलता है, वो आंधी के प्रचंड वेग की तरह काम करते हैं और मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों से कभी भी वो विचलित नहीं होते। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आज गीता पाठ करके कवि अपने पिता के बारे में बताता है कि आज भी उन्होंने सुबह नियम अनुसार गीता का पाठ किया होगा और उसके पश्चात 260 दंड निकाले होंगे। तो यहाँ पर ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बन जाता है कि जो कवि के पिता हैं वो प्रतिदिन किसका पाठ किया करते थे। तो आप बताएंगे वो प्रतिदिन गीता का पाठ किया करते थे। और प्रतिदिन कितनी दंड बैठक निकाला करते थे, कितनी निकाला करते थे, 260। कितनी निकाला करते थे, 260। वो प्रतिदिन 260 दंड बैठक निकालकर मुट्ठी में मुगदर, मुगदर किसको बोलते हैं, जैसे पहलवान जब कसरत करते समय मुगदर को पकड़ा करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, वो मुगदर को पकड़कर उसे हिलाते हुए खूब व्यायाम करते होंगे। व्यायाम करने के बाद अपनी पूरी दिनचर्या करने के बाद जब वो नीचे आए होंगे तो वो मुझे याद करके उनकी आंखों में आंसू बह निकले होंगे। अन्य भाई बहनों में मुझे ना पाकर वे रो पड़े होंगे। कवि व्यथित होते हुए कहता है कि आज पानी बहुत बरस रहा है। पानी के बरसने के साथ साथ आंखों में घर की जो स्मृतियां हैं, घर की जो यादें हैं, वो आज भी उसकी आंखों के सामने तैर रही हैं, यानी उसकी आंखों में घूम रही है क्या, उसके घर की यादें। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। कवि सोच रहा है कि पिताजी गीता पाठ और व्यायाम करने के पश्चात जब छत से नीचे आए होंगे तब चारों भाई और बहनें वहाँ खड़े होंगे या प्यार से खेल रहे होंगे। भाई बुझाओं के समान हैं और जो बहनें हैं बुझाओं पर बंधे प्रेम के समान है, प्यार के समान है। पिताजी ने उन खेलते हुए भाई बहनों को देखा होगा। वे पिता जिन पर एक क्षण भी बुढ़ापा व्याप्त नहीं हो पाया, अर्थात कहने का भाव यह है कि उनमें अभी भी युवाओं जैसी शक्ति है और वैसा ही उत्साह है। वो क्या कर पड़े होंगे, वे पांचवें पुत्र को वहां ना पाकर रो पड़े होंगे। पांचवें पुत्र की याद करके मानो उनका जो हृदय है वो व्यथित हो गया होगा और उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकलेगी। तो यहाँ पर एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बनता है कि जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो अपने भाई बहनों में कौन से नंबर पर हैं। तो आप बताएंगे जो भाई हैं उन भाइयों में वो पांचवें स्थान पर, जो सबसे छोटे हैं घर में वो पांचवें नंबर पर भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो यहाँ पर तो आपसे परीक्षा में भी पूछे तो आप बता देंगे, तो वो पांचवें नंबर पर हैं, पांचवें स्थान पर हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अभागा का अर्थ होता है भाग्यहीन, जिसका भाग्य बहुत कम हो। स्वर्ण बेटे, स्वर्ण बेटे का मतलब सोने के समान जो पुत्र हैं। हेटे, हेटे का अर्थ होता है छोटे। ठीक है, अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि उन्हें पिता के द्वारा कहे हुए वचन अब याद आने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि पिता अपने चारों पुत्रों को सोना मानते थे और उसे अर्थात स्वयं कवि को सोने पर सुहागा माना करते थे। पिता की दृष्टि में उनका जो पांचवा पुत्र बड़ा भाग्यवान था, वे उससे अत्यंत प्यार करते थे। कवि को लगता है कि आज कारावास में होने के कारण वह भाग्यहीन हो गया है। वह स्वयं को अभागा इसीलिए भी मानता है क्योंकि वह पिता की छत्र छाया से बहुत दूर कारावास में एकांत होकर बैठा है। कवि को लग रहा है जब पिता ने अपने चारों पुत्रों को देखा होगा और पांचवें पुत्र उन्हें याद आया होगा, उस समय उन्हें अपने सोने के समान लगने वाले जो चारों बेटे हैं वो भी कैसे लगने लगे होंगे, वो भी गौण गौण अर्थात छोटे लगने लगे होंगे। क्योंकि सोने पर सुहागा कहा जाने वाला जो पांचवा पुत्र है वो कवि जो भाग्यहीन है, जो पिता की छत्र छाया से दूर है और जेल में बंद है, यह सोचकर पिता को अत्यंत कष्ट हुआ होगा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। इन पंक्तियों में कवि कहता है जब पिता उसे याद करके रो पड़े होंगे तब माँ ने उन्हें समझाया होगा। पिता को समझाते समझाते माँ के हृदय के जो भीतर समाया हुआ जो दुख था वो भी बह निकला होगा। वे पिता से कह रही होंगी तुम व्यर्थ ही आंसू बहा रहे हो, हमारा पुत्र भवानी वहाँ पर यानी कि कारावास में जेल में बिल्कुल ठीक है। यदि वह आज कारावास में गया है तो ये सब तुम्हारी शिक्षाओं का ही फल है। देश और परिवार के प्रति अपनापन जानकर ही उसने इस कारावास को चुना है। ये ऐसा करना उसके लिए उचित ही था। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यहाँ कवि की जो माता है उसके पिता को ढांढस देते हुए कहती हैं कि गया है सो ठीक ही है, कि कवि जो जेल में गया हुआ है वो वहाँ पर ठीक ठाक है और यह तुम्हारी ही लीक है। लीक का अर्थ होता है परंपरा, यानी कि ये जो आपकी ही परंपरा है, जो जेल जाने की जो परंपरा आपकी है वो उस परंपरा को उसने निर्वाह किया है और उस परंपरा के अनुसार ही वो आज जेल में गया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। यदि वो इस तरीके से देश की आज़ादी के लिए जेल ना जाता और अपने कदमों को पीछे हटा देता तो वो मानो मेरी कोख को लजा देता, यानी कि वो मेरा अपमान कर देता। अब कवि की माँ उसके पिता को ढांढस बंधाते हुए उसे व्यथित ना होने के लिए कहती है, वो कहती है कि इस तरह हो ना कच्चे, कि तुम इस तरीके से अपने मन को कच्चा ना करो, इस तरीके से रो मत। अगर तुम रोगे तो तुम्हारे को रोता देखकर जो बच्चे हैं घर में वो भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे के मेरे पुण्य पावन। इन पंक्तियों में कवि के समक्ष अपने जो माता पिता की जो स्मृति भरे जो चित्र हैं, जो उनकी बातें हैं वो उभर कर आती हैं और वो जो माँ की बात जिनको सुनकर पिताजी ने अपना सारा जो दुख था भीतर ही भीतर सहते हुए उनको उत्तर दिया होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपने धीर को, अपने धीर मतलब अपने धैर्य को, मैं अपने धैर्य को कहाँ खो रहा हूँ। यहाँ कवि स्पष्ट कर रहा है कि पिता उसके माँ से अपने आंसू और अपने दुख छुपाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ कवि सजीले सावन को, उस हरे भरे सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य देने वाले हो।
तुम बरस लो वो न बरसें, 5वें को वो न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। इन पंक्तियों में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हरियाली से सजे धजे सावन, तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य देने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो, परंतु तुम्हारा जो बरसना है वो तो मुझे स्वीकार है, परंतु क्या है, मुझे अपने माता पिता का बरसना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मुझे याद करके मेरी माता पिता की आंखों में किसी भी प्रकार से कोई आंसू आए। उन्हें मेरी सुख शांति का संदेश देना, वे अपने चारों पुत्रों के बीच खुशी का अनुभव करें, वे अपने 5वें पुत्र के लिए कभी भी ना तरसें। हे सावन, तुम उन्हें जाकर मेरा कुशलता से भरा समाचार देना। उन्हें कहना कि मैं यहाँ कारावास में ठीक ठाक हूँ और मज़े में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। केवल बस एक ही कमी है कि मैं यहाँ घर पर नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ मेरे को सभी प्रकार का सुख है। कवि सावन से आग्रह करता है कि तुम मेरे माता पिता से यह मत कह देना कि मैं मानसिक यातनाओं की बस, अर्थात अब उसकी इतनी पराकाष्ठा हो चुकी है कि मैं उस जेल की यातनाओं को सहते सहते इतना व्यथित हो चुका हूँ, इतना दुखी हो चुका हूँ कि अब उस पीड़ा को मैं नहीं बता सकता। ये बात जाकर तुम मेरे माता पिता से मत कहना। जेल की इस पीड़ा को सहते सहते मैं रसहीन, विरस का अर्थ होता है रसहीन, मेरा जो जीवन है वो रसहीन होने लगा है। यह सभी बातें तुम मेरे माता पिता से ना कहना, उन्हें मेरे खुश होने का ही संदेश देना। इन पंक्तियों में कवि की अंतर्व्यथा उभरकर सामने आई है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम मेरी मानसिक पीड़ा, मेरी मानसिक स्थिति कि भी मैं जैसे दुख भरा जीवन कारावास में जी रहा हूँ, मेरे माता पिता से वो जाकर मत कहना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें वहाँ पर जाकर धैर्य देते रहना कि भी मैं जेल में कारावास में मजे का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उन्हें वहाँ जाकर कहना कि मैं लिख रहा हूँ और निरंतर नई नई पुस्तकों को पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, उन्हें कहना कि मैं प्रतिदिन हर रोज क्या है, नए नए कामों को करता रहता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, उन्हें कहना कि भी मैं इस कारावास में रहकर अपने पिता, अपने भाइयों, अपने वंश परंपराओं का नाम कर रहा हूँ, उनका नाम ऊंचा कर रहा हूँ। मत करो कुछ शोक कहना, उन्हें कहना कि तुम यहाँ पर रहकर मेरे बारे में किसी भी प्रकार का कोई शोक ना करें। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ। यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। यहाँ पर कवि कहता है कि हे सावन, मेरे पिता को कहना मैं यहाँ पर मस्ती में हूँ, मैं मस्ती भरा जीवन यापन कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। और मैं हर रोज मेरी दिनचर्या में कातने का कार्य भी होता है और मैं उस कातने में व्यस्त हूँ। वजन 70 सेर मेरा, और मेरा वजन, मैं यहाँ पर इतना खाता हूँ कि खाने के वजह से जो मेरा वजन है वो 70 सेर हो गया है और मेरा भोजन भी यहाँ पर बहुत ढेर सारा है। कूदता हूँ खेलता हूँ, मैं इस जेल में रहकर कूदता हूँ खेलता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर खुशी में मज़े में रह रहा हूँ। दुख डटकर ढेलता हूँ, और मेरे पास यदि दुख तकलीफ़ें भी आती हैं तो मैं उनका डटकर सामना करता हूँ। यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। हे सावन, तुम मेरे माता पिता को ये जाकर मत कहना कि मैं दुख को सहते सहते मानो मेरा जो जीवन है वो अस्त हो चुका है।
हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझू कौन हूँ मैं। यहाँ पर कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम मेरी जो वास्तविक स्थिति है, जैसी स्थिति में मैं कारावास में रह रहा हूँ, जैसी मानसिक पीड़ाओं को, जैसे शारीरिक कष्टों को मैं वहन कर रहा हूँ, वो स्थिति मेरे माता पिता को जाकर ना बतलाना, कह ना देना जागता हूँ। उन्हें ये मत कहना कि मैं जेल में रहकर सारा रात और दिन जागता ही रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ। मैं इतना भयभीत हो गया हूँ, अब मैं आदमी से ही डरने लगा हूँ, अब आदमी से ही भागता फिरता हूँ। कह ना देना मौन हूँ मैं, मौन का मतलब चुप होना। उन्हें ये बात मत कह देना कि मैं अब बिल्कुल चुप रहता हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं न करता हूँ, खुद न समझू कौन हूँ मैं इस जेल में रहते हुए मैं क्या हूँ और कैसी मेरी स्थिति है, क्या मेरा अस्तित्व है, मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी ये वास्तविक स्थिति मेरे माता पिता को तुम जाकर मत कहना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवें को वो न तरसे। देखना कुछ बक न देना, यहाँ पर कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ ऐसी बकवास, बक मतलब बकवासबाजी करना, कि तुम ऐसी कोई भी व्यर्थ की बातें मत कह देना कि जिनसे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। यहाँ पर सावन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे सजीले, हे हरे भरे सावन, हे पुण्य और पवित्रता से भरे हुए सावन, तुम बरस लेना, तुम मेरे माता पिता की आंखों में आंसू बिल्कुल भी मत आने देना और उन्हें पांचवें यानी कि मुझे याद करके कभी भी तरसने मत देना। यह कविता घर की याद यहीं समाप्त होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी कोई भी कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।